प्रस्तुत करता। और आइए न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी आज पूरे शो के दौरान, किन खबरों पर होगा खास फोकस, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी और अपडेट होगा उत्तरकाशी का, जहां की सुरंग में अभी भी 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं। 5 दिन होने को आए, 100 से ज्यादा घंटे हो गए, लेकिन अब तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। अब आगे क्या होगा, कितनी देर और लगेगी, इस पर होगी खास बातचीत। इसके बाद टारगेट 2024 का, लेकिन पिच सजी है 2023 के आखिरी महीनों में, यानी कि बात सियासत के चुनाव की। 5 राज्यों में चुनाव, मध्य प्रदेश की पूरी सीटें और छत्तीसगढ़ की दूसरे चरण की बची हुई सीटों पर होने वाला है मतदान। क्या है सियासी समीकरण, इस पर बातचीत। इसके अलावा पर्सनल लोन अब महंगा हो सकता है, रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है आरबीआई ने। कितना बढ़ाया, कितना महंगा हो सकता है, ये भी आपको आगे बताएंगे। और एक स्पेशल हमारा जो एनालिसिस होगा वो होगा आपकी हार्ट हेल्थ से जुड़ा हुआ। बिना विटामिन के आपकी हार्ट हेल्थ का क्या हो सकता है, कितनी खराब हो सकती है आपकी हार्ट हेल्थ, और विटामिन कितने जरूरी हैं, ये पूरी डिटेल स्टोरी भी हम आपको देंगे। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से शाम तक छाई रही। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों का जवाब दिया है। जयशंकर ने लंदन में हुए कार्यक्रम में कनाडा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर कनाडा के पास ऐसा आरोप लगाने का कोई कारण है तो फिर सबूत क्यों नहीं देते। एस जयशंकर ने आतंकी निज्जर की हत्या का मामले का जिक्र करते हुए कहा कि लगता है कनाडाई राजनीति ने हिंसक और अतिवादी राजनीतिक विचारों को जगह दी है, जो हिंसक तरीकों समेत भारत में अलगाववाद की वकालत करते हैं। इन लोगों को कनाडाई राजनीति में बाकायदा समायोजित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है। पटना के बापू सभागार में आयोजित उद्योग विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर हमला बोला। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब एक एक जगह पर अभियान चलेगा कि बिहार का उत्थान करना चाहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि बिहार का उत्थान करने की कोशिश नहीं हो रही है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने गंभीर स्तर पर बना हुआ है। जहरीली हवा या दमघोटू हवा ने दिल्ली वालों को परेशान किया हुआ है। अब इस पर एलजी वीके सक्सेना ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गुस्सा जाहिर किया। एलजी ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराना कोई समाधान नहीं है, और इसका असली समाधान दिल्ली को ही निकालना होगा। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि दिल्ली को कार्रवाई की जरूरत है, न कि ढोंग की। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल LV-M3M4 का एक हिस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया है। यह पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश कर गया है। इसकी जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने दी है। अनियंत्रित होने वाला हिस्सा लॉन्च व्हीकल की क्रायोजेनिक अपर स्टेज था, जिसने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को तय कक्षा में स्थापित किया। इसरो ने बताया कि यही हिस्सा बुधवार 15 नवंबर को दोपहर 2:42 पर पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ। इसके अनियंत्रित होने की वजह अभी साफ नहीं हुई है। आशंका यह है कि उत्तर प्रशांत महासागर में यह गिरेगा और इसका फाइनल ग्राउंड ट्रैक भारत के ऊपर से होकर नहीं गुजरा। महाराष्ट्र में भाऊबीज त्योहार के मौके पर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्यारा वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में सुप्रिया सुले अजीत पवार के साथ त्योहार मनाती देखी जा रही हैं। पहले सुले ने बड़े भाई अजीत को तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और इसके बाद अजीत के पैर भी छुए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे पारिवारिक रिश्तों के आदर्शों और मर्यादाओं को निभाना बता रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले पुणे में एक स्कूल के इमारत के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए शरद पवार और अजीत पवार पहुंचे थे। इस मुलाकात पर सुप्रिया ने कहा था कि हमारी राजनीतिक भूमिका अलग अलग है, लेकिन पारिवारिक नातों में हमने कभी भी कटुता नहीं आने दी। इसे ही वैचारिक परिपक्वता कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर भारत या विदेश की यात्रा पर छोटे बच्चों से मुलाकात करते हैं, या वो भारत के भीतर हो या फिर भारत से बाहर। मुलाकात के दौरान पीएम बच्चों के साथ एक अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। अब पीएम मोदी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी बच्चों को अपने सिर पर सिक्का चिपकाकर जादू करते दिखाई दे रहे हैं।
लोगों की ओर से इस वीडियो की जमकर लाइक और रिपोस्ट मिल रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी ने एक परिवार से मुलाकात की थी। परिवार के 2 बच्चे भी पीएम से मिलने पहुंचे और उसी दौरान पीएम ने बच्चों के साथ ये खूब मस्ती की। दिल्ली में फर्जी डॉक्टर्स के गिरोह का खुलासा हुआ है, जहां एक सर्जन समेत 4 फर्जी डॉक्टर्स पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये डॉक्टर कई मरीजों की सर्जरी कर चुके हैं और इनके इलाज के पीछे एक मरीज की मौत भी हो गई। ये लोग बिना डिग्री के फर्जी अस्पताल बनाकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि इन डॉक्टर्स की साल 2016 से अब तक इसी तरह की 6 शिकायतें मेडिकल काउंसिल को मिल चुकी हैं। डीजीसीए ने देश में हवाई यात्रियों को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक इसी साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान घरेलू एयरलाइंस से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 12,54,58,000 पर पहुंच गई है। पिछले साल इसी दौरान यह आंकड़ा 9,88,31,000 के करीब था। घरेलू एयरलाइंस में यात्रा करने वालों की संख्या करीब 27% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं मंथली ग्रोथ 11.5% देखी गई। पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी से दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत राज्यों में ठंड बढ़ गई है। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य से 2 डिग्री कम है। राजस्थान के जयपुर में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार रात में माउंट आबू में पारा 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। सीकर में 7.5 और चूरू में 9.5 डिग्री के आसपास जो है तापमान रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते तक उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और बढ़ेगी। और आइए अब बात करते हैं हमारी कवर स्टोरी की। उत्तरकाशी में टनल के अंदर 40 मजदूर पिछले 100 घंटों से ज्यादा वक्त से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रेस्क्यू का आज 5वां दिन है। मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली से ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट किया गया है। टनल के अंदर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिशें भी की गई, हालांकि इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। यह मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक मलबे में घुस सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10-12 घंटों में रेस्क्यू टीम पाइप को उस जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी जहां 40 मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि सुरंग में जिंदगी की जंग कब तक जारी रहेगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेहमानों से हम खास बातचीत करेंगे और आज बातचीत इस पर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि अभी 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है। 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको उल्टी और सिरदर्द की शिकायत हो रही है। संभवतः उनकी सेहत शायद पूरी तरह से ठीक ना भी हो। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके उनको निकालना जरूरी है। लेकिन ये देरी क्यों और कब तक, इस पर बात मेहमानों के साथ भी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी में टनल के अंदर 40 मजदूर 100 घंटे से ज्यादा वक्त से सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेस्क्यू का आज 5वां दिन है। मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि दिल्ली से लाई गई हाई पावर ऑगर मशीनों ने नए सिरे से खुदाई का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद मजदूरों और उनके परिजनों की उम्मीदें जगी हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो कुछ घंटों में मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। ये हाई पावर मशीन NHDCIL के द्वारा लगाई गई है। भारत सरकार के द्वारा एयरक्राफ्ट से आई थी और भेजी गई थी और उसको इंस्टॉल करके काम शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम टनल बना के उसमें पाइप डाल देंगे और लोगों को निकालेंगे। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें रेस्क्यू टीम के सदस्य टनल में फंसे मजदूरों से बात करते नजर आ रहे हैं। बोलिए, क्या बोल रहे थे? इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहत टीम लगातार प्रयास कर रही है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग सकता है। सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। मेरे विचार से अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि एक तो संयम रखा जाए और एक विश्वास रखा जाए, भरोसा रखा जाए। समय लगेगा, हो सकता है 2 दिन में सफलता मिल जाए, हो सकता है फिर कुछ अड़चन आ जाए, पर जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। मजदूरों के परिवार वाले हादसे की जगह पर ही रुके हैं और उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह ने सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवार वालों से खास बातचीत की।
सबसे पहले आपको मिलाते हैं बिहार के रहने वाले सुधांशु शाह से। इनके जो भाई हैं वो इस समय टनल के अंदर फंसे हुए हैं और आज 5 दिन होने को आए हैं। सुधांशु, आप कब पहुंचे यहाँ पर? मैं कल पहुंचा 3 बजे यहाँ पे। अच्छा, तो क्या आपको जानकारी दी गई अभी तक कि क्या चल रहा है टनल में रेस्क्यू को लेकर, और क्या बात हुई आपकी अपने भाई से? जी, भाई से तो बात हुई थी। जब मैं कल 3 बजे आया था तो समथिंग 4:30 बजे करीब में बात हुई थी भैया से मेरी। टनल के अंदर जाके टनल के अंदर जो पाइपलाइन है जिसके जरिए वो जो ऑक्सीजन और खाने वाने की सामग्री जो दी जा रही है, उसी से बात हुआ था उनसे। बस अब इंतज़ार कर रहे हैं। अब एक मशीन आने वाली थी और रात को आ गई है। अब देखें, अभी उसका इंस्टॉलेशन चल रहा था। अब उसके बाद अब चालू होता है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। इधर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू करने के लिए जो भी विकल्प ढूंढे थे उसके लिए से पहले एक मशीन लगाई गई, वो नहीं ठीक तरह से चल पाई आगे। दूसरी मशीन लाए हैं, ये दुनिया की सबसे बढ़िया मशीन है। इसी तरह की और जो चीज़ें चाहिए उनको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे दिक्कत। बता दें कि नई मशीन के जरिए तेजी के साथ मलबा हटाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही मलबा हटाने के साथ ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, ताजा हालात बताएंगे। रामानुज, क्या स्थिति है? अलग अलग बयान हम सुन रहे हैं, कोई कह रहा है 2 दिन में होगा, कोई कह रहा है ज्यादा वक्त लग सकता है, कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों में भी हो जाएगा। हो क्या रहा है, कब तक हो पाएगा? रामानुज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। बोलिए बोलिए। दीपक, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ऑथेंटिक खबर जो है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जो प्लान था पहले का, उसमें चेंज करने के बाद में अब ड्रिल मशीन के जरिए उस मलबे में पाइप को बिछाने का काम किया जा रहा है ताकि उन मजदूरों तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो वो जो पूरा पैच है वो 60 मीटर के आसपास में है और एक पाइप की जो लंबाई है वो 6 मीटर की है, उसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट की है। तो ऐसे में अगर उन मजदूरों तक पहुंचना है तो तकरीबन 10 पाइप को इंजेस्ट किया जाएगा उस पूरे मलबे में। और उसके लिए दुनिया की, जिस तरह से जनरल वीके सिंह ने भी कहा, जो दुनिया की सबसे हाईटेक मशीन है उसका इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि आखिर में हो क्या रहा है। तो इस समय जो सबसे बड़ा अपडेट है वो अब इस समय दर्शकों को बताते हैं कि 3 पाइप उस मलबे में बिछाई जा चुकी हैं और यही सबसे बड़ा अपडेट है, यानी कि 18 मीटर की दूरी लगभग पाइप से तय की गई है। लेकिन अभी 60 से 70 मीटर की दूरी तय की जानी है और अगर इसी तरह से ऑपरेशन चलता रहा तो कल एक बड़ी खबर आ सकती है उस टनल से। तो ये टोटल जो मलबा है रामानुज, टोटल जो मलबा है रामानुज, ये 70-80 मीटर का है। आप उस टनल में एंट्री करेंगे तो 200 मीटर तक पूरी तरह से वो टनल खाली है, सुरक्षित है। 205 मीटर के आगे से वो मलबा ऊपर से गिरा हुआ है, जिससे वो पूरी की तरह पूरा का पूरा टनल पैक है। और ये जो दूरी होगी 207 मीटर से लेकर के तकरीबन 260 और 70 मीटर तक है। इसके बाद से मजदूर वहां पर वो फंसे हुए हैं और जहां मजदूर वहां पूरी तरह टनल अभी खाली है। अच्छा रामानुज आप बता रहे हैं कि शुरुआत में 200 मीटर खाली है ये सुरंग। अब जब मलबा, जहां पर मजदूर जिस साइड हैं, वहां पर कितनी जगह है? रामानुज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। रामानुज, जो जहां मजदूर हैं, 40 मजदूर जो हैं, वो कितने स्पेस में है? उनके पास कितना स्पेस है? आपको चूंकि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, अगर आप हम सुन पाए तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो
है वो खाली है। और अब ये कि उनके खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी बता दें। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो उनके लिए पाइप के थ्रू खाने की सामग्री भेजी जा रही है, साथ में उनको दवाएं भी भेजी जा रही हैं और उनको वॉकी टॉकी और पाइप के थ्रू बात भी की जाती है। वो पाइप है जिसमें पानी की सप्लाई होती थी, अब उनका ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए, सामग्री के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है। तो अपडेट आपको यही बताते हैं कि अब उस मलबे में पाइप बिछाई जाएगी और उस पाइप में, इसको दूसरे अगर शब्दों में कहें तो टनल में एस्केप टनल पाइप की बनेगी और उस एस्केप टनल से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अमेरिकन मेड जो हॉरिजॉन्टल ड्राई ड्रिलिंग इक्विपमेंट विद ऑगर, ये जो ऑगर मशीन जिसे कहा जा रहा है, दुनिया की सबसे परिष्कृत मशीन जिसे कहा जा रहा है, उसके थ्रू ये पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है पाइप्स को। और जैसा कि रामानुज बता रहे हैं कि ये अभी 18-20 मीटर के आसपास जो है, इनको अंदर एक जगह बनाकर उन पाइप्स को अंदर डालने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अभी भी 70 के आसपास मीटर का सफर तय किया जाना बाकी है। तो स्लो एंड स्टेडिली आप कह सकते हैं कि इंच बाय इंच ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चल रहा है। स्थानीय पत्रकार प्रदीप रमाटा शुरुआत से हमारे साथ हैं इस मामले पर अपडेट के लिए, जरा उनका भी रुख करते हैं। प्रदीप, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? इस समय जो ताज़ा जानकारी है, 7 बजे तक की जो जानकारी है, जो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अपडेट कराया गया है, उनका कहना यह है कि जो ऑगर मशीन वहां पे लगाई गई है वो अच्छे से काम कर रही है और अभी करीब 12 मीटर तक वो ड्रिलिंग कर चुकी है और जो उसमें पाइप जोड़े जा रहे हैं वो कंटिन्यू काम जारी है और उनका कहना है कि हम इसमें जरूर सफल होंगे। जी अच्छा, आज वीके सिंह आए, उनका बयान आया कि 2 दिन लगेंगे। जो डीजीपी साहब हैं वो कह रहे हैं कि 2 दिन लग सकता है, फिर कुछ और गड़बड़ हुई तो लग सकता है। कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कुछ घंटों में ही हो जाएगा। आपका अनुभव क्या कह रहा है? आपकी जो बात हुई है ग्राउंड पर, आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना टाइम लग सकता है? जिस तरह से मशीन काम कर रही है और उस मशीन की स्पीड के हिसाब से उस मशीन की जो क्षमता है वो 1 घंटे में 5 मीटर के करीब है। वो एक घंटे में 5 मीटर के करीब वो ड्रिलिंग करेगी, तो उस हिसाब से आज रात तक तो रेस्क्यू संभव नहीं है। मुझे लगता है कि कल दिन तक या कल शाम तक कुछ हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और बयान तो लगातार तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि वहाँ अब लोग स्थानीय स्तर पर भी लोग आक्रोशित होने लगे हैं और यहाँ विपक्ष भी अब इसमें राजनीति भी एंटर कर रही है। विपक्ष अब तक तो पूरी इस तरह से शांत था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग इसमें जो है अब दखल देना शुरू कर दिया है लोगों ने। स्थानीय लोग भी वहाँ लगातार जमे हुए हैं और प्रशासन ने भी एक और चीज जो करी, अब तक मीडिया वहाँ पर आसानी से आ जा सक रहा था, लोगों को जो सूचनाएं थी वो सही तरह से आ जा रही थी, लेकिन अब वहाँ तक मीडिया के पहुंच पर भी रोक लगा दी गई है। मीडिया को भी काफी पहले रोक दिया गया है। जी अच्छा प्रदीप, लास्ट टाइम कब बात हुई है वॉकी टॉकी से या जिस भी माध्यम से अंदर? क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि उनको थोड़ा सा उबकाइयाँ आ रही हैं, सरदर्द भी हो रहा है, उल्टी जैसा वो महसूस कर रहे हैं। उनकी सेहत के क्या अपडेट हैं? सेहत के हिसाब से जो प्रशासनिक या जो वहाँ रेस्क्यू का काम देख रहे हैं उनका अनुसार उनका कहना ये है कि सभी का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि उल्टी की शिकायत या सिर दर्द की शिकायत, इस तरह की शिकायतें उनको आई हैं और वहाँ दवाइयाँ भी भेजी गई हैं। तो अब स्थिति ये है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, क्योंकि अंदर जिस तरह से लगातार आप एक बंद जगह में वहाँ जो नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जब किसी को हम एक बंद कमरे में कितने देर तक रह सकते हैं, तो वो तो एक गुफा नुमा है जो बाहर तक से पूरी तरह से बंद है। तो लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ उनको स्वास्थ्य की दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में भी एकदम से सही से जो नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से भी दिक्कतें हैं। वहाँ दम घोटू स्थिति है, लगातार वो पानी के बीच में वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पानी है, मलबा है, तो दिक्कतें तो उनको कहीं ना कहीं है। और अब दूसरे राज्यों के जहाँ जहाँ के मजदूर फंसे हुए हैं, हिमाचल के मजदूर फंसे हैं, उड़ीसा के मजदूर फंसे हैं, उत्तराखंड के, तो सभी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के हैं, सभी स्टेट के अधिकारी भी वहाँ पहुँचने लगे हैं। वो भी अपने अभी उड़ीसा के भी वहाँ अधिकारी पहुँचे हैं, उन्होंने अपने लोगों से वहाँ बात की। तो उनका कहना भी ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि हम ठीक हैं अभी फिलहाल, लेकिन दवाइयाँ भेजने की बात बार बार सामने आ रही है कि उनको दवाइयाँ भेजी जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ दिक्कत है। एक आखिरी सवाल मेरा प्रदीप, अभी मैं रामानुज से थोड़ा स्थिति की समीक्षा कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि शुरुआत का 200 मीटर तो खाली है, उसके बाद ये मलबा आ गया। अब जहां मजदूर हैं 40 मजदूर, उनके पास स्पेस कितना है, कितनी जगह है उनके पास जहां वो हैं फंसे हुए?
नहीं, वहाँ पर पर्याप्त जगह है। जिस जगह पर वो फंसे हैं, जितना एक टनल का जो आकार होता है पूरा, जिस जगह पर वो फंसे हैं वो पर्याप्त उनके पास जगह है। क्योंकि जो भूस्खलन हुआ है वो एंट्रेंस, जो टनल का एंट्रेंस है उसके 200 मीटर के आगे हुआ है भूस्खलन, जो बहुत बढ़िया, वो लोग उससे कुछ आगे हैं, तो वहाँ पर्याप्त जगह है। टोटल कितना खोद दिया था इस टनल को? ये टनल लगभग 500 मीटर और खोदी जानी थी। 4.5 किलोमीटर के करीब ये टनल है, जो बड़कोट वहाँ फॉल गांव के पास सिलक्यारा से जानी है। तो इसमें लगभग 500 मीटर अभी खोदा जाना बाकी है। और इस बीच में कुछ और चीजें भी सामने आ रही है कि टनल की डीपीआर पे ही सवाल खड़े होने लगे हैं अब। हाँ, थोड़ा ये बताइए कि इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, लोकल लेवल पे क्या सवाल उठ रहे हैं? लोकल लेवल पे भी। और एक चीज ये सामने आई थी कि जो कंसल्टेंसी, जो कंपनी थी जो इस कंपनी के लिए कंसल्टेंसी कर रही थी, उन्होंने ही डीपीआर पे सवाल खड़े किए हैं कि इसका डीपीआर सही से नहीं बना है। और आज भी एक बयान आया है कि डीपीआर को लेकर के भी जो सरकार ने जांच कमेटी एक गठित की है, वो डीपीआर को लेकर भी जांच कर रही है। और उसके अलावा तमाम और जो चीजें इसमें टेक्निकल जो चीजें हैं, जिस तरह से बनाया जाना था, टनल का स्ट्रक्चर होना था, उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उसकी भी जांच अब शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम अपडेट के लिए आपका। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक यादव भी हैं स्टूडियो में। दीपक, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? देखिए, रेस्क्यू पर तो किसी तरह के सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि हमारी जो टॉप एजेंसीज़ हैं वो इस रेस्क्यू में लगी हुई हैं, जी जान से लगी हैं। 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो 40 ज़िंदगियाँ अंदर फंसी हुई हैं वो बाहर निकलें। जो सवाल उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे, काम करने के तरीके पे। जैसे कि डीपीआर की बात अभी प्रदीप जी ने कही, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और हम भी बहुत सवाल हैं जो पूछ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई भी टनल बनती है तो उसको आप या तो टीबीएम से बनाते हैं या फिर आप दूसरी तकनीक इस्तेमाल करते हैं। आप एक टनल का दौरा आपने किया भी था। मैं चाहूँगा हमारे दर्शक वो फुटेज भी देखें जो दीपक ने जब उसको शूट किया था। थोड़ा हम एक्सप्लेन भी कीजिए और वो फुटेज भी चलाइए जो दीपक शूट करके आए थे। अब जी बिल्कुल, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई टनल बनती है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि टीबीएम, जिसे हम बोलते हैं टनल बोरिंग मशीन, वो अपने मुहाने से टनल को खोदती जाती है और पीछे उसको प्री कास्ट कंक्रीट के जरिए, ब्लॉक्स के जरिए पक्का करते जाते हैं। यानी जैसे जैसे टनल मशीन टीबीएम आगे बढ़ती है वैसे वैसे पीछे की जो पूरी गुफा है, जो पूरी टनल है, वो पक्की होती जाती है। यानी पीछे किसी तरह का खतरा नहीं होता है। हाँ, आप जितना अंदर जाते हैं थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, उसके लिए सुविधाएं और वो की जाती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फुटेज में कि ये टीबीएम का मुहाना है और ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं जो नीचे आते हुए दिख रहे हैं, इसी तरह के ब्लॉक्स को, सीमेंटेड ब्लॉक्स को चारों तरफ लगाया जाता है, जिससे कि टनल पक्की होती है। हाँ, यानी कि एक तरफ खुदाई चल रही है और फिर उसकी पूरा सीमेंट से उसको पक्का भी किया जा रहा है। सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं, सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं जो इंटरलॉक होते हैं एक दूसरे में और वो पूरी टनल को पक्का करते जाते हैं। यहाँ ये उत्तरकाशी वाली टनल में क्या हुआ? इसमें बताया ये जा रहा है कि जो शुरुआती हिस्सा है 230 मीटर, जिसके बाद जहां पर ये घटना हुई है उसके बाद शायद पक्का नहीं किया गया है। हम मतलब पुख्ता तौर पे नहीं कह पा रहे हैं। हमने विजिट नहीं किया है, हमने उस मलबे के अंदर को देखा भी नहीं है। हम जहां तक देख पा रहे हैं वहां पर ही पक्का है और उसके आगे अगर पक्का नहीं है तो ये बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि 4 किलोमीटर तक अगर आप टनल खोद चुके हैं और उसके बाद ये घटना होती है तो ये कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि अगर ये टीबीएम के जरिए बन रहा है तो वो पूरी जो टनल है वो पक्की हो जानी चाहिए थी। अगर इंटरलॉक ब्लॉक के जरिए वो पक्की हो गई है तो गिरने का सवाल नहीं उठता है। अगर ये गिर रही है तो जाहिर तौर पर शायद वहां पर कुछ कमी पेशी रह गई है, इसी वजह से गिरा है। तो कंस्ट्रक्शन में भारी कमियां हैं। मैं तो कहूंगा कि इस कंस्ट्रक्शन की जांच होनी चाहिए, गहरी जांच होनी चाहिए। टेक्निकल टीम को बाकायदा एक बार सर्वे पूरा कराया जाना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए क्या उस पैटर्न पे ये काम कर रहे थे। 40 मजदूर एक साथ वहां पर अंदर काम कर रहे हैं, किन कामों में उनको लगाया गया था, क्या उनके पास सबके पास ऑक्सीजन किट दी गई थी, क्या उनके पास सारे पुख्ता इंतजाम थे जो किए जाने थे। ये घटना ऐसी नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड थी, हो गई, होती हैं इस तरह की घटनाएं और उसकी तैयारियां भी की जाती हैं। क्या वो तैयारियां थीं? ये सारी चीज़ें हैं जो हम सवाल उठा रहे हैं और उस पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो प्रदीप अभी खुद ही बता रहे थे कि जो कंसल्टेंसी कंपनी है जो उनके लिए, वो खुद कह रही है कि इनके डीपीआर में गड़बड़ी है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अब पुख्ता तौर पर क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, सरकार को ये तय करना है, जांच होगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं मोटा मोटा, आप ये कह रहे हैं कि जब एक सुरंग बनती है तो खुदाई भी चलती है साथ में और साथ में उसको पक्का करने का काम भी चल रहा है।
इस केस में हम ये देख रहे हैं, जो थोड़ा सा सवाल उठते हैं कि इन्होंने 4 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद दी और पक्का करने का काम अब हो रहा है बाहर से। तो ये तो एक तरह से आप न्योता दे रहे हैं, एक तरह से आप दावत दे रहे हैं कि वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है, और कोलैप्स हुई ही है। मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूं दीपक कि दिवाली की सुबह से वो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्होंने सूरज नहीं देखा है, उन्होंने रोशनी नहीं देखी है। आप क्या खाना वहां पर भेज रहे हैं, वो कैसे वो खा रहे हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से बेस्ट भेज रहे होंगे, हम दवाइयाँ भेज रहे हैं, हम पानी भेज रहे हैं, हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं, लेकिन नेचुरल जो प्राकृतिक जो माहौल होता है वो उनको नहीं मिल रहा है। किस तरह से अंधेरे में रह रहे होंगे, अंधेरे में कैसे खा रहे होंगे, उनकी जो मलमूत्र है वो किस तरह से वहाँ पर वो कर रहे होंगे, उस माहौल में रहना ये अपने आप में बड़ा विचित्र है दीपक। और हम लोग तो दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को निकाला जाए। शासन प्रशासन लगा हुआ है, इसे और मुस्तैदी से लगने की ज़रूरत है, और एक्सपर्ट को जहाँ पर लाने की ज़रूरत है लाया जा रहा है। लेकिन उम्मीद और हमारी आशा और प्रार्थना यही है कि उनको जल्दी से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, और रेस्क्यू टीम के साथ हम लोग भी हैं, पूरा देश है जो रेस्क्यू में वहाँ पर काम में लोग लगे हैं, लेकिन सबक भी लेने बहुत ज़रूरी हैं। अभी तो पहली प्राथमिकता यही है कि मज़दूरों को बाहर कैसे निकाला जाए, लेकिन इसके बाद सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, क्योंकि जो पूरा चारधाम जो प्रोजेक्ट के तहत जो वहाँ पर रेलवे लाइन्स बिछाई जा रही हैं, उसका 70-75% टनल के थ्रू ही है, अंडरग्राउंड ही है। तो ये पूरा जाल बिछाया जा रहा है उत्तराखंड में, और एक टनल में अगर ऐसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये संवेदनशीलता बाकी टनल्स के लिए भी हो सकती है। इसलिए क्या हो रहा है इस पर बहुत काम करना ज़रूरी है। दूसरा, इतने दिन हो गए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, रेस्क्यू को 5 दिन हो गए और अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी, तो ये लेट लतीफ़ी भी कुछ ना कुछ सवाल खड़े करते हैं। आप कभी स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, वहाँ कंसल्ट करेंगे, कभी थाईलैंड की बात कर रहे हैं। कीजिए, पूरी दुनिया से बेस्ट लोगों को लाइए, बेस्ट मशीन्स लेकर आइए, लेकिन किसी न किसी रूप से जल्द इन मजदूरों को निकालिए। एक और चीज़ दीपक, कि मीडिया को क्यों रोका गया? मीडिया को तो इस समय सबसे ज़्यादा वहाँ पर होने की ज़रूरत है। आपको याद होगा प्रिंस एक बार जब बोरवेल में गिरा था, 2005 किस तरह की कवरेज हुई थी, और उसके बाद जब वो बाहर आया है तो किस तरह से सेलिब्रेट किया गया था। आज हमारे मीडिया वालों को तो वहाँ और लेकर जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है। हम कहते हैं एक निश्चित स्थान पर रखिए, पल पल की अपडेट दीजिए, बुलेटिन जारी करिए, लेकिन उनको रोकिए मत। वहां पर पहुंचने से अगर आप रोकेंगे तो सवालिया निशान और खड़े होंगे कि क्यों आप मीडिया से चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप मीडिया को ले जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कई गैर जिम्मेदारी भरी चीज़ें देखी गई हैं मीडिया की ओर से भी, कुछ मीडिया कर्मियों की ओर से, लेकिन उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको ले जाइए। आप सही सूचनाएं लोगों तक आनी बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हमारी दरख्वास्त यही होगी कि सही सूचना आए, सही वक्त में आए, और पहली प्राथमिकता यही हो कि कैसे इन मज़दूरों को जल्द से जल्द निकाला जाए। और जब ये रेस्क्यू हो जाए उसके बाद हमारे सवाल तो जारी रहेंगे ही, इन सवालों के जवाब भी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद दीपक इस एनालिसिस के लिए आपका। और अब टारगेट 2024 5 की पिच। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल मध्य प्रदेश में विधानसभा की सभी 230 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार 25 लाख मतदाता बढ़े हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सेकेंड राउंड की 70 सीटों पर कल वोट पड़ेंगे। अब जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है इसका पता तो लगेगा 3 दिसंबर को, जब आएंगे चुनाव के नतीजे। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, पल्ला किसका भारी है, इसकी जरा एक था लेने की कोशिश करते हैं। जरा प्रेरणा की पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट देख लें। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव कल होने हैं। और मुख्य रूप से अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें, विंध्य क्षेत्र इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम है, क्योंकि 30 सीटें यहाँ से आती हैं। बीजेपी के दबदबे वाली ये पूरा क्षेत्र माना जाता है। बावजूद इसके इस बार भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है। यही कारण है दिग्गजों के दौरे यहाँ देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के भी बड़े नेता यहाँ के दौरे पर आए हुए थे। और इसी के साथ अब तैयारियां अंतिम छोर में है,
क्योंकि अब कल निर्वाचन का दिन है और उससे पहले हम एक निर्वाचन केंद्र में पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि अब शाम का समय है और पूरे जो निर्वाचन दल है वो अपनी तैयारियों में जुट गया है, इसलिए दरवाजे जरूर बंद कर दिए। लेकिन देखिए, स्वागत के लिए यहाँ पर आम जनता के लिए किस तरह से तैयारी की गई है और सबसे अपील की जा रही है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और ये रीवा से मैं इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। रीवा के ज्योति स्कूल को मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर भी मतदान के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। मतदान दल सुबह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से रवाना हुआ था, जिसके बाद जब यहाँ आया शाम तक सबने एक दूसरे से बातचीत की। लेकिन अब समय बहुत कम है क्योंकि सुबह 5:30 बजे मॉक ड्रिल होनी है और मॉक ड्रिल से पहले रात से लेकर सुबह तक पूरी तैयारियां यहाँ पर मतदान दल को करनी है। यही कारण है कि अभी दरवाजे बंद कर दिए और अंदर विशेष रूप से ईवीएम की सेटिंग से लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। जिसके बाद कल सुबह 7 बजे से मध्य प्रदेश में जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत से मुद्दे, जैसे कि आप भी बोल रहे थे कि बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो कि हावी हुए हैं। चाहे बात मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की कर ली जाए, सड़कों के निर्माण, फ्लाईओवर्स के निर्माण, इसी के साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत जोरों पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें बीजेपी ने पेपर लीक मामला, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की है। संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार, एसआईटी गठन का वादा किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करने के दौरान कहा कि पेपर लीक और जल जीवन घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। हर थाने में महिला डेस्क की सुविधा होगी। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया जाएगा। साथ ही जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, पीएम आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। वहीं राजस्थान में वोटिंग से पहले कांग्रेस लगातार आपसी मतभेदों को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच दूरियों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस में सब एक है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में दोबारा बनने जा रही है। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। सरकारी कंपनियों के विनिवेश से जुड़े मामलों को देखने वाले वित्त मंत्रालय के विभाग दीपम के सचिव तुहिनकांत पांडे ने जी बिजनेस से खास बातचीत की। उन्होंने तमाम सरकारी कंपनियों के विनिवेश और डिविडेंड पर ताजा अपडेट दिया है। आइए सुनते हैं कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड फ्रॉम सीपीएससी टोटल अबाउट 94,000 करोड़ का टारगेट था और अभी तक हम उसमें अबाउट 28,000 करोड़ तक पहुंचे। और आज की एक बड़ी खबर आई, आरबीआई ने पर्सनल लोन पर रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया है। क्या है ये पूरी खबर बताने के लिए मेरे साथ है हमारी सहयोगी एकता सूरी। आइए उनसे जानते हैं। ओवर टू यू एकता। तो पर्सनल लोन महंगा हो सकता है। रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन पर रिस्क वेटेज जो है वो 25% बढ़ाया है और आरबीआई ने चिंता भी जाहिर की थी। जिस तरह से पर्सनल लोन लेंडिंग बढ़ी है बैंक्स के सामने, ये आरबीआई ने चिंता भी जाहिर की थी कि आप इसको थोड़ा सा इस पर लगाम भी लगाइए और अपनी तरफ से कोशिश की है आरबीआई ने रिस्क वेटेज बढ़ाकर ये चिंता वो कम से कम दूर अपनी तरफ से कर पाए। लेकिन क्या है इसका असर, क्या होगा, इसका मतलब क्या है एक आम आदमी के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए एकता सूरी मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। एकता, पहले तो अपडेट दीजिए, क्या ये 25% का बढ़ना क्या है? जी दीपक, ये जो हम खबर दिखा रहे हैं कि आरबीआई ने रिस्क वेटेज बढ़ाई है पर्सनल लोन्स के ऊपर, अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर, तो ये जी बिजनेस की खबर पर मुहर है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही चलाया था कि आरबीआई रिस्क वेटेज बढ़ा सकता है। रिस्क वेटेज बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर आज
आज की तारीख में कमर्शियल बैंक 100% अपनी रिस्क वेटेज रख रहा है पर्सनल लोन्स के ऊपर, तो ये उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने पर्सनल लोन लिया है तो जाहिर सी बात है कि मैंने उसके एवज में कोई गिरवी नहीं रखा, कुछ भी सामान गिरवी नहीं रखा। कर्ज अगर डूब गया तो बैंक का पूरा नुकसान है। इसके लिए बैंक को अपना एक अमाउंट जो है वो रिस्क वेटेज के तौर पे साइड पे रखना पड़ता है ताकि वो एक कैपिटल रहे अगर कर्ज डूब गया। यहाँ पर आरबीआई भी ये देख रहा था और पिछले काफी महीनों से बैंक को सचेत भी कर रहा था, लेकिन ये बात थमी नहीं थी क्योंकि पर्सनल लोन्स की जो डिसबर्सल था वो बढ़ गया था। पर्सनल लोन पर बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करता है, ज्यादा कमाई होती है, इसलिए उसका डिसबर्सल कोविड के बाद एक तरह से स्काई रॉकेटिंग हो गया था। यहाँ आरबीआई ये चिंता जता रहा था कि जिस तरह से पर्सनल लोन बांटे जा रहे हैं, अगर लोगों ने लोन वापस नहीं किए तो ये बैंक का नुकसान है। सचेत करने पर भी बैंक जो है नहीं इस बात को उन्होंने ज्यादा सीरियसली लिया, तो आरबीआई ने रिस्क वेटेज बढ़ा दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आज की तारीख में एक पर्सनल लोन पर एक बैंक जो है एग्जाम्पल के तौर पर 1000 रुपीज साइड पे रख रहा था पर्सनल लोन के लिए, अब जब वो रिस्क वेटेज बढ़ गई है तो उसे वो जो पैसा साइड पे रखना पड़ेगा वो ज्यादा रखना पड़ेगा। मतलब जो उसके पास कैपिटल है जिससे वो लोन दे सकता है एक कस्टमर को, वो कैपिटल जो है वो कम हो गया है। 100 रुपए का अगर बैंक ने किसी को पर्सनल लोन दिया है तो रिस्क वेटेज के तौर पर उसको 100 रुपए अलग रखने होते थे, अब उनको 125 रुपए रखने पड़ेंगे, 25% ज्यादा रखने पड़ेंगे और इस तरह से बैंकों को अब अतिरिक्त पैसा अलग साइड में रखना होगा और इस तरह से वो डिस्करेज होंगे पर्सनल लोन देने में। और इसका ये भी मतलब हुआ एक आम आदमी के लिए एकता कि महंगा हो जाएगा। जी दीपक, पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे, पर्सनल लोन लेना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ जो हम 100% वेटेज को 125% के तौर पर देख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए का 100 रुपया ही बैंक को साइड में रखना होगा। एक प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से वो पैसा साइड में जाता है। लेकिन यहाँ पर हाँ ये जरूर हो गया कि कैपिटल बैंक के पास कम है, पर्सनल लोन लेना जो है वो मुश्किल होगा एक आम कस्टमर के लिए, महंगा होगा। दूसरा, आरबीआई ने ये भी कहा है कि क्रेडिट कार्ड, ये जो हम बहुत देर से देखते हैं कि कहीं स्टेशन पर किसी मॉल में बैंक अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स बढ़ा रहा है, अब क्रेडिट कार्ड तो लोग ले रहे हैं, स्वाइप भी कर रहे हैं, लेकिन उसका बिल कई लोग नहीं बढ़े, जिस वजह से क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग भी जो है वो भी बैंकिंग सेक्टर में काफी बढ़ गई। यहाँ पर भी आरबीआई कह रहा है कि यहाँ पर भी रिस्क वेटेज बढ़ गई है। आज की तारीख में अगर 125% थी क्रेडिट कार्ड पर, तो अब 150% हो गई है बैंक के लिए। ये भी बैंकिंग सेक्टर में एक बैंक को डिस्करेज करने के लिए है, ताकि अब जिस तरह से क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं, जिस तरह से अनसिक्योर्ड लोन बांट रहे हैं, जिनका डूबने का खर्चा है, लोगों का बिल ना पे करने का खर्चा है, इसलिए बैंक को ये डिस्करेज करने के लिए रिस्क वेटेज बढ़ाई गई है, ताकि वो अलग जो रकम रख रहे हैं साइड में, वो अगर ज्यादा हो गई है, उनके पास पूल में पैसा कम है, तो वो लोन कहाँ से बांटेंगे? कम बांटेंगे, ऑफकोर्स बांटेंगे, कम बांटेंगे, महंगा होगा और लोन लेने से पहले बहुत सारी स्क्रूटनी होगी कि ये पे कर सकता है कि नहीं पे कर सकता, क्योंकि आज की तारीख में तो फोन बहुत आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, लेकिन अब बैंकों को भी अपने हाथ खींचने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली, यानी कि ये रिस्क वेटेज जो है, जिसको जोखिम का भार कहते हैं, इसका बढ़ने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि बैंक को अब ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और इस तरह से जो बैंकों की कर्ज देने की जो क्षमता है वो सीमित हो जाएगी। और सीमित होने का मतलब यही है, या तो लोन महंगा होगा और लोन महंगा होने के साथ साथ मुश्किल भी हो जाएगा। तो ये है आरबीआई का ये रिस्क वेटेज बढ़ाने का पूरा मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद एकता इस तमाम जानकारी के लिए। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने दिल्ली में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में करदाता लाउंज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करदाता लाउंज का मुख्य मकसद करदाताओं को जागरूक करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि करदाता लाउंज के जरिए टैक्स पेयर्स को मदद मिलेगी। ट्रेड फेयर में इनकम टैक्स की एक स्टॉल है, उस स्टॉल में क्या नया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता सर। क्या सर इस बार आप नया लेकर आए हैं इस ट्रेड फेयर की स्टॉल में? देखिए, ट्रेड फेयर का स्टॉल की आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो टैक्स पेयर से मिलना है, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में उसको ईज़ प्रदान करना है। यहाँ कियोस्क जो लगे हुए हैं आपने देखा होगा, सो वो जो टैक्स पेयर है वो यहाँ आ सकता है, अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकता है।
और जो भी समस्या हैं, शंका हैं, उनका निदान कर सकता है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, बच्चों को इसमें किस तरह से हम इंडक्ट कर सकते हैं, जो कि क्योंकि वो दे आर गोइंग टू बी दी फ्यूचर टैक्स पेयर्स, और जो उन पर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे निर्वाह कर सकते हैं, वो एक बहुत सिंप्लीफाइड तरह से उनको जोड़ने का प्रयास है और समझाने का प्रयास किया गया है। जो यहाँ की जो ओवरऑल जो थीम है इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को, उसके तहत हम चल रहे हैं। पैन है, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर है, ट्रेड को सिंप्लीफिकेशन है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसी का पूरा समावेश है इसमें, इस पंडाल में, इस जो हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो इनिशिएटिव है। और हमें आशा है कि फुटफॉल बहुत अच्छा होगा और लोग हमसे जो टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स देने वाले भावी टैक्स पेयर्स हैं वो हमसे जुड़ेंगे। जी बिजनेस से खास बातचीत में कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा ने कहा कि पिछले 3 सालों में 90 कोल माइंस का अलॉटमेंट किया गया है। बातचीत में और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोल मंत्रालय ने 8वें राउंड के ऑक्शन को शुरुआत किया है। कमर्शियल ऑक्शन होने हैं और इसी के साथ साथ जो कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा जी वो हमारे साथ हैं। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, 8वां ऑक्शन, 8वां राउंड हो रहा है, 7 सक्सेसफुल राउंड हो चुके हैं। कितने माइंस आपने ऑलरेडी ऑक्शन कर दिए हैं, उसकी प्रोडक्शन क्या है और उसका क्या हालत है अभी तक? देखिए, आज श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय मंत्री कोल के द्वारा 8th राउंड ऑफ कॉमर्शियल ऑक्शन शुरू किया गया है। पिछले 3 वर्षों में कुल 91 माइंस का अलॉटमेंट सक्सेसफुली हुआ है थ्रू ऑक्शन, जिसमें से 5 माइंस ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। 8 मिलियन टन अब तक प्रोडक्शन हुआ है। इस साल एडिशनल 4 माइंस प्रोडक्शन में आएंगी। 8th राउंड जो आज लॉन्च हुआ है उसमें कुल 39 माइंस को ऑक्शन में डाला गया है, जिसमें 35 पहली बार है और 4 दूसरी या उससे अधिक बार है। सर, अगर बात किया जाए, भारत सरकार के एक टारगेट है कि 2030 तक हमें 100 मिलियन टन का अंडरग्राउंड माइन से कोल प्रोडक्शन करना है। तो उसके ऊपर कोल मिनिस्ट्री क्या क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट्स लेके आने वाली है और उसके साथ साथ क्या तैयारियां हो रही हैं कि हम 2030 तक 100 मिलियन टन के टारगेट को पहुँच सकें? देखिए, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और उसमें एनवायरमेंट को बहुत कम नुकसान होता है। फॉरेस्ट कवर को हटाने की ज़रूरत नहीं होती। पॉपुलेशन और एग्रीकल्चरल लैंड का कम से कम डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन का कम से कम डिस्प्लेसमेंट है और एग्रीकल्चरल लैंड का कम से कम डिग्रेडेशन होता है। इसलिए मंत्रालय ने अंडरग्राउंड कोल माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी है। उन रिकमेंडेशंस पर मंत्रालय विचार कर रहा है जल्दी ही। उसके माध्यम से अंडरग्राउंड कोल माइनिंग को एक नई गति मिलने की आशा है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक लगभग 100 मिलियन टन कोयले का अंडरग्राउंड प्रोडक्शन हो। वर्तमान में ये 26 मिलियन टन सालाना है, जो कुल उत्पादन का 4% के लगभग है। इसको बढ़ाकर 10% तक ले जाना है। सहारा इंडिया के प्रमोटर सुब्रत रॉय के निधन के बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर देनदारों के पैसों का क्या होगा। लेकिन निवेशकों की आशंकाओं को सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने दूर करते हुए कहा कि मामला संस्थान का है और किसी एक व्यक्ति के जाने से कोई असर नहीं पड़ता। जो सहारा मैटर है वो तो एक एंटिटी के साथ था, पूरा सहारा ग्रुप के साथ और उनके इन्वेस्टर्स के साथ। तो एक आदमी के रहने या गुजर जाने से वो पूरा मुद्दा ख़त्म नहीं हो जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपना पैसा मिलना चाहिए वो तो आगे जाके चलता है। आपको मालूम होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत एक कमेटी है। उस कमेटी के तहत हम लोग सब एक्शन लेते हैं। तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ जो एडवर्टीजमेंट वगैरह हुए हैं वो सब हो चुके हैं और उस हिसाब से जितना डिसबर्समेंट था, जिन लोगों के पास उसका एविडेंस था इन्वेस्टमेंट का, उन सबको पैसा दे दिया। बाजार लगातार दूसरे दिन चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स ट्रिपल सेंचुरी लगाते हुए 65,982 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 90 अंक चढ़कर 19,765 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 40 अंक फिसलकर 44,161 के लेवल पर पहुंचा। बाजार को आईटी, ऑटो, फार्मा और तेल गैस शेयरों से सपोर्ट मिला। क्या गाजा के अस्पताल आतंकियों की पनाहगाह बन चुके हैं? क्या हमास के आतंकियों ने गाजा के अस्पतालों को अपना अड्डा बना लिया?
इजरायली सेना के ताज़ा वीडियो से तो कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्हें गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास के हथियार, खुफिया सामान और कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिले हैं। गाजा के अस्पताल, आतंकियों की ढाल। हॉस्पिटल अल शिफा, हमास का अड्डा। इजरायली सेना पूरी दुनिया के सामने कई बार कह चुकी है कि गाजा के अस्पतालों पर हमास के आतंकियों का कब्जा है। ये आतंकी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ढाल बनाकर यहां से टेरर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से बार बार इन आरोपों का खंडन किया गया, मगर अब इजरायली फौज ने गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के अंदर से अनएडिटेड वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाया है कि कैसे हमास ने गाजा के हॉस्पिटल में हथियारों का जखीरा छिपा कर रखा है। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन जब अल शिफा अस्पताल के MRI सेंटर में पहुंचे तो पता चला कि हमास किस तरह गाजा के अस्पतालों से अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। इजरायली सेना के इस अफसर का कैमरा जैसे जैसे अल शिफा अस्पताल के अलग अलग हिस्सों से गुजरा, हमास की कारगुजारियों के सबूत खुलकर सामने आने लगे। खासकर गाजा के इस मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल का MRI रूम तो किसी वॉर रूम से कम नहीं था। हमास के आतंकियों ने अल शिफा अस्पताल के बेहद खास हिस्सों को अपनी पनाहगाह बना रखा था और मेडिकल इक्विपमेंट की जगह अपने हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। अल शिफा अस्पताल के जिस हिस्से में भी कैमरा पहुंचा, वहां हमास के काले कारनामों के सबूत मिले। आतंकियों के जंगी सामान से अस्पताल का एक एक कमरा भरा हुआ था। जाहिर है एक अस्पताल के भीतर AK-47 राइफल, गोलियां और वॉर इक्विपमेंट की मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास के आतंकियों का खात्मा कर रही है और अस्पतालों में बने उनके सीक्रेट हेडक्वार्टर की पोल खोल रही है, तो दूसरी तरफ हमास के सपोर्ट सिस्टम हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रही है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने हमास लीडर इस्माइल हानिया के गाजा पट्टी वाले घर पर हमला किया और इसका वीडियो भी जारी किया है। लेबनान बॉर्डर पर किए गए इस मिलिट्री ऑपरेशन में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है और माना जा रहा है कि हमास के बाद अब हिजबुल्लाह के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विटामिन्स और जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनकी हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत है, इनकी क्या अहमियत है हमारी बॉडी के लिए, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खाना अच्छा खाते हैं, समय पर खाते हैं, लेकिन कई बार सुनने को मिलता है कि ये खान पान शरीर पर नहीं लग रहा, यानी हमारी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है। आंखों, मसल्स और हड्डियों का कमजोर होना, पेट साफ नहीं होना जैसी ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनकी आम तौर पर बीमारी में तो गिनती नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक समस्या अगर बनी रहे तो ये सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो सवाल उठता है कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ऐसे में सबसे पहले हम विटामिन डी की बात करते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से हड्डियां तो कमजोर होती ही है, साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। 1 साल से 60 साल तक के व्यक्ति को रोजाना करीब 600 IU विटामिन डी लेना चाहिए। जानना जरूरी है कि विटामिन डी की अधिकता किडनी पर असर डाल सकती है। अंडे का पीला हिस्सा, मछली और धूप इसके मुख्य स्रोत है। विटामिन बी की बात करें तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने, नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने और हेल्दी ब्रेन के लिए ये बेहद जरूरी है। इसकी कमी बेरी-बेरी एनीमिया का कारण बन सकती है। खासकर हमारी बॉडी में विटामिन B6, B9, B12 कॉम्प्लेक्स की अहम भूमिका होती है। विटामिन B6 जहां बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है, वहीं विटामिन B9 हमारे हार्ट, त्वचा, बालों और आँखों को हेल्दी रखता है।
जबकि विटामिन B12 की कमी से आरबीसी कम बनने लगता है। विटामिन बी के लिए दूध, दही, पनीर, मीट का सेवन फायदेमंद होता है। अब कैल्शियम की बात करते हैं। इसकी कमी मांसपेशियों, हड्डियों के साथ साथ मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कब्ज, गैस और पेट दर्द, नाखून टूटने की वजह कैल्शियम की कमी हो सकती है। ऐसे में 19 साल से 50 साल तक के व्यक्ति को रोजाना कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम जरूर लेना चाहिए। इसके लिए अपने खान पान में दूध, दही और पनीर, पालक, ब्रोकली, भिंडी और बीन्स को शामिल करना चाहिए। मैग्नीशियम की बात करें तो खासकर ये हेल्दी ब्रेन, ब्लड शुगर और हार्ट डिजीज जैसी कुछ गंभीर बीमारियों को कम करने में कारगर होता है। वहीं इसकी कमी से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ साथ बोन्स और मसल्स की समस्या देखी गई है। ऐसे में एक वयस्क के लिए रोजाना 350 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेना जरूरी है। वहीं डाइट में अगर केला, पालक, मेथी, सरसों को शामिल करते हैं तो इससे मैग्नीशियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। वहीं पोटेशियम हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही मसल्स और मांसपेशियों के लिए भी पोटेशियम जरूरी तत्व है, लेकिन इसकी अधिकता हाइपरकैलेमिया की वजह बन सकती है। इस रोग में किडनी ठीक से काम नहीं करती। ऐसे में बॉडी में न्यूट्रिएंट्स तो जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी विटामिन और मिनरल्स की कमी या अधिकता हमें बीमार कर सकती है। इसलिए डाइट हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZDIA360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।